अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेनिक्स फार्मा हमेशा से एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा से अपने हेल्थ केयर को अपने जो उनकी पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से हमेशा से कोशिश रही है। एंड वी हैव आवर स्लोगन दैट जेनिक्स फार्मा इज डेडिकेटेड टू गुड हेल्थ। इसी के हवाले से मद्देनजर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हमारा टॉपिक है लेट्स डिस्कस प्रेगनेंसी इन रमजान। रमज़ान में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रोज़ा फास्टिंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडलाइंस है, क्या इंस्ट्रक्शंस है। और इसी हवाले से मैं वेलकम करूँगा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग़ज़ाला बशीर को। वेलकम यू ऑन बोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ जेनिक्स फार्मा मैडम। मैडम मैडम थैंक यू। मैडम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं कराना चलूँ। शी इज़ एन एमबीबीएस, एमसीपीएस, एफसीपीएस consultant gynecologist, and she is basically an HOD and associate professor in from Maroof International Hospital and ISRA University, Islamabad. And apart from it, she is an infertility consultant and obs and gynae in Australian concept ICSI Center, Islamabad. So we welcome you on behalf of Genix Pharma, madam, and thank you so much for giving us your valuable time. So, madam, let's discuss pregnancy in Ramadan. Over to you. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत से पेशेंट्स अभी रिसेंटली जैसे 25 से रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है, तो हमारे बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, प्रेग्नेंट जो पेशेंट्स होती हैं। और हमें बताना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि वो चाह रही होती हैं कि वो रखें, और हमारा होता है कि हम किस तरह उनको बताएं। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन मैं बता देती हूँ ताकि हमारे ऑडियंस को और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हो वो उससे फायदा ले सकें। तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ अगर सब कुछ नॉर्मल जा रहा है तो उसमें हम हम डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है, तो हम चाहते हैं कि वो फास्ट अवॉइड करे, ना रखें। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज होती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट 90% नाजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेन कर रही होती है। और इसके अलावा ये कि बेबी के बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं और उनको डिफरेंट न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो अगर वो फास्ट करते हैं तो उनको पेशेंट हर सेल्फ और बेबी दोनों पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम ज्यादातर ये कहते हैं कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फास्ट ना करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर हम देखें तो अक्सर ये अनइवेंटफुल होता है और ये इस तरह समझे कि इतना रिस्की नहीं होता जितना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर फास्ट करना चाहें तो उसमें भी अगर प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल है, एवरीथिंग इज ओके, शी इज नॉट एनीमिक, एनीमिया नहीं है उसको हाइपरटेंशन नहीं है, उसको डायबिटीज नहीं है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है या कोई और प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस हो गया, इस तरह की नहीं है, तो शी कैन। बट अगेन उसकी भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ब्लड शुगर लो हो सकता है, बीपी लो हो सकता है विद फास्ट, देन शी हैज टू रश, या वही बात आ जाती है कि इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम यही कहते हैं कि आप फास्ट अवॉइड ही करें, ना रखें रोजा तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी एक आपको दिया हुआ है, एक रिलीफ दिया हुआ है कि इसमें रोजा ना भी रखें तो बाद में रख लीजिएगा। थर्ड ट्राइमेस्टर का क्यों हम कहते हैं? क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें कि प्रीमेच्योर लेबर हो सकती है, पेन स्टार्ट हो सकते हैं, और फिर अगर बहुत कमजोरी हो गई है, बीपी एकदम लो हो गया है, बेबी फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है और हमें इमरजेंसी में चीज करनी पड़ जाएगी। तो आइडियली अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर हम चाहेंगे कि आपको पता हो कि आप फास्ट ना ही रखें तो अच्छा है, बट सेकंड ट्राइमेस्टर में यस यू कैन, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप क्या खाना चाहिए क्या नहीं, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइम पे हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आइडियल जो नॉर्मल डाइट होती है वो आप ले सकते हैं, बहुत मुरगन चीजें ना लें, क्योंकि आपको पता है कि शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे पराठे, पकोड़े शाम को, इस तरह की जो चीजें जो कि गैस्ट्राइटिस कर सकती हैं, जो कि बाद में फिर आप
आपको वॉमिटिंग नाजिया फील हो सकता है तो वो अवॉइड करें। ज्यादा फ्लूइड लें, फ्लूइड ज्यादा कर दें। मॉर्निंग को भी अगर आपने रोजा रखना है तो दही और फ्लूइड या फ्रूट ले सकते हैं, अंडा जरूर ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो स्पाइसी चीजें हैं वो नहीं लेनी है आपने। और शाम को भी इसी तरह ही बहुत ज्यादा स्पाइसी जो खुराक है उसको कम करें। प्रोटीन अगर आप जितनी ज्यादा प्रोटीन लेंगे आपको ज्यादा प्यास भी लगती है। तो जिस तरह सुबह के टाइम पे, सहरी के टाइम पे आप प्रोटीन ना ही लें तो बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा मैडम मेनली ये कहा जाता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब अमूमन खवातीन जो है वो तीनों ही ट्राइमेस्टर रोजा नहीं रखती, लेकिन जो चाह रही हैं तो आप कहना चाह रही हैं कि जी सेफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में रोजा रख सकते हैं, यस, लेकिन उसके ऊपर सेकंड ट्राइमेस्टर में आप रख सकते हैं। और उसके ऊपर भी फिर कंडीशंस है। अगेन उसमें भी देख जी कंडीशंस हैं कि अगर उसको डायबिटीज नहीं है, उसको हाइपरटेंशन नहीं है, वो सिवियरली एनेमिक नहीं है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड पे कोई आईयूजीआर नहीं आया हुआ, मतलब बच्चा कोई स्मॉल फॉर डेट्स नहीं है, बच्चा छोटा नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक है, देन वी कैन से कि हाँ आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में रोजा रख ले। लेकिन फिर उसमें यही है कि फ्लूइड ज्यादा कर दें, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, ज्यादा मुरगन चीजें ना खाएं उस टाइम पे, तो आप रोजा रख सकते हैं। सही। अच्छा, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो है वो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है और ड्यूरिंग फास्टिंग कितना होना चाहिए, और अगर ये ज्यादा कम हो तो नाम क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? नॉर्मल ब्लड शुगर जो है वो वैसे तो 4 to 6 मिलीमोल्स पर लीटर का हमारा नॉर्मल होता है, तो 5.3 तक हो, 5 तक हो तो इट्स ओके। बट अगर 4 से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रही है, तो उसको ख्याल रखना चाहिए। शुगर अगर उसका लो लेवल पे जाएगा तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी, उसको एकदम से ब्लरिंग आ सकती है, उसको फेंटिंग भी हो सकती है, वो गिर भी सकती है से, मतलब उसको अपना ख्याल रखना होगा कि उसका शुगर लेवल मेंटेन रहे। मतलब अगर हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर देखें तो कितना 100 से अबव? 95 95 तक अगर हम कहें कि बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। 95 तक 95 नॉर्मल? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर 70 हुआ तो शी इज हाँ हैविंग लो ब्लड 70 हो तो फिर उसको शी शुड, हाँ हाँ बिल्कुल सही सही। अच्छा उसका मैडम, लो लेवल होगा। इसके अलावा ये था कि जो कपल्स जो हैं, क्योंकि आपका एक ब्रीजर सेगमेंट जो है वो सब फर्टिलिटी है, इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगी कि क्या फास्टिंग मेल में क्या ऐसा रोल अदा करती है और फीमेल में क्या ऐसा रोल अदा करती है? इज देयर एनी सॉर्ट हाँ ऑफ ये बहुत स्टडी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इनफर्टिलिटी में इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आते हैं तो मोस्टली हम उनको, फीमेल को कहते हैं कि आप अपना वेट लूज करें। तो वेट लूज करने का यही होता है कि उनकी ओव्यूलेशन अच्छी हो जाती है और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। बट अब ये देखा गया कि मेल में भी अगर वो फास्टिंग करते हैं, अब तो हम एडवाइस करते हैं कि आप फास्ट करें या से कि अपना वेट लूज करें, लेकिन फास्टिंग भी बहुत अच्छी इफेक्टिव है। इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल वेट लूज करने के लिए कर रहे हैं लोग, काफी ज्यादा इन है आजकल। तो फास्टिंग से भी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, अच्छी रहती है। ये देखा गया है कि फास्टिंग में अगर मेल भी फास्टिंग करें और फीमेल्स भी करें तो उसमें इनफर्टिलिटी अच्छी हो, ओवरऑल इम्प्रूव हो, इनफर्टिलिटी? फर्टिलिटी यस सॉरी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। सही सही है। फीमेल में ओव्यूलेशन इंक्रीज हो जाती है एंड एज यू सेड कि मेल में जो यस, है स्पर्म्स मेल में काउंट जो है वो स्पर्म बेहतर हो। क्वालिटी, या यस यस। सही सही। अच्छा, गेस्टेशनल डायबिटीज की जो पेशेंट्स होते हैं जिनको 9 मंथ में डायबिटीज हो जाती है, उनकी लिए क्या रिकमेंडेशन है फास्टिंग के हवाले से मैडम आपको? सबसे पहले तो यही है कि अगर तो जेस्टेशनल डायबिटीज है तो फास्टिंग तो हम बिल्कुल भी उसको नहीं कहेंगे कि आप फास्टिंग करें, उसमें तो उनका बड़ा हाइपोग्लाइसीमिया में एकदम जाने का खतरा होता है। लेकिन डाइट में उनको डाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि डाइट प्रॉपर डाइट हो जिसमें के कार्बोहाइड्रेट्स कम उनको देने पड़ेंगे, और उसको जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा। बट फास्टिंग के हवाले से दे आर नॉट एडवाइज्ड, वी डोंट एडवाइस के उनको फास्ट करना चाहिए। अच्छा, बॉडी वेट जो है वो पेशेंट के में काउंट करता है फीमेल्स में? अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जी आप फास्टिंग कर सकते हैं,
तो आया कि उनका बॉडी वेट इसके लिहाज से होना चाहिए, बिल्कुल, ये अगर बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है कि बॉडी वेट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो बीएमआई ज़्यादा है, ओवरवेट पेशेंट है, डायबिटीज़ की तरफ जा रही है, तो अगेन वही बात आ जाती है। हम ये समझते हैं कि मोटा है या ज़्यादा फैटी है तो उसको फास्टिंग कर सकता है, और जो बहुत कमज़ोर है वो फास्टिंग नहीं कर सकता। अगर डायबिटीज़ का ज़्यादा जा रहा है या ओवरवेट हो रहा है, तो उसमें फिर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए उनको। और इसी तरह ही बिलो एवरेज अगर बहुत ज्यादा कम वेट है, बीएमआई लेस देन 20-22 है, तो देन इट शुड नॉट अच्छा, से कि फास्टिंग उसके लिए एडवाइस नहीं है। सही, सही। अच्छा मैडम, एक दोबारा से छोटा-सा रिव्यू कि अगर सहरी और अफ्तार में, सहरी में आपको ये डाइट करें इफ यू वांट टू फास्ट ड्यूरिंग इन सेकंड ट्राइमेस्टर, दो यू हैव इन्फॉर्म्ड अस दैट फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना चाहिए। तो एक शॉर्ट रिव्यू के सहरी में ये करें और अफ्तारी में ये मेनली, और इस हवाले से। बैलेंस डाइट तो होनी चाहिए। वही बात आ गई है कि बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जब आप सैरी पे करें तो पेशेंट को उतनी प्यास ना लगे, और उसको नाजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस ना हो। तो हम कह रहे हैं कि उसमें आपको फ्लूइड ज्यादा लेने चाहिए। फ्रूट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, अंडा जरूर ले सकते हैं, इवन पराठा भी ले सकते हैं, बट इट विल से कि वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज्यादा। जितना भी मुरगन चीज आप लेना शुरू, सिंपल ये है कि मुरगन ग़िज़ा ना लें, और नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं, फ्लूइड ज्यादा ले, ठीक है। और इवनिंग को जब जिस टाइम पे अफ्तारी का टाइम हो, उस टाइम पे भी आपने ज्यादा पकोड़े या दही बल्ले या समोसे इस तरह की चीजें ना लें। उसमें भी बैलेंस डाइट आप ले सकते हैं, और साथ ज्यादा सब्जी और फ्रूट ज्यादा कर दें। फ्रूट चाट होती है, वो आप ले सकते हैं आराम से। इसके अलावा आप शरबत ले सकते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुरगन चीजें ना लें। सही। अच्छा, स्पाइसी वाला। अपार्ट फ्रॉम रमज़ान और फास्टिंग, मैडम, डिहाइड्रेशन क्या रोल अदा करती है प्रेगनेंसी में, अगर डिहाइड्रेट पेशेंट प्रेग्नेंट वुमन हो जाए? हम्म। डिहाइड्रेशन से वही होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, चीजें होती है, तो उसकी वजह से बीपी भी लो हो जाता है। पेशेंट बेबी पे भी इफेक्ट हो सकता है उसका डिहाइड्रेशन का, कि बेबी भी डिस्ट्रेस में जा सकता है इफ इट इज लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपके पास मोस्टली हाइपरेमेसिस के साथ पेशेंट आती हैं, और दे आर डिहाइड्रेटेड, उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, सीवियर हेडेक हो सकता है उनको, और उनको फिर जाहिर है हमें एडमिट करके तो उनको ड्रिप लगाना पड़ता है। बट इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी एज सच उस तरह नहीं है जितना कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट में ये है कि पेशेंट खुद जब डिहाइड्रेटेड होता है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि वो एकदम डिहाइड्रेटेड होके बीपी लो हुआ, फेंटिंग हो गई, तो इजी फिटिगेबिलिटी हो सकती है। ये सारी चीजें इसके साथ डिहाइड्रेशन के साथ होती हैं। सही। अच्छा, आप लोग रिकमेंड करते हैं अक्सर डॉक्टर्स, क्योंकि ये एक फोरम ऐसा है कि जहाँ हर तरह के सवालात का जो है ना वो क्वेरी होती है। तो इस हवाले से पूछना था कि अगर एक औरत फास्टिंग कर रही हो और उसको आपने कोई सीबीसी टेस्ट दिया हुआ हो या उसकी एंटीनेटल ओपीडी हो और उसमें रिपोर्ट्स चेक करानी हो उसको, तो क्या वो करा सकती है उस दौरान टेस्ट ड्यूरिंग फास्टिंग? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन वो हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते कि ब्लड भी उनका निकाला जाए ड्यूरिंग फास्टिंग। तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, यू कैन हैव इट आफ्टर फास्टिंग, से कि शाम के टाइम पे आप करा लें, कोई बहुत जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन जहां पे इमरजेंसी आएगी उस जगह पे तो हमें करना ही करना है। बट इफ देयर इज नो इमरजेंसी देन दे कैन हैव आफ्टर अफ्तार। ओके। जब होता है तो हाँ, विदाउट फास्ट वो कर ले, शाम को करा ले, रात को करा ले। सही, 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 सही। मैम, इसके अलावा कोई मुफ़ाद आमा को जर्नल मैसेज करंट सिनेरियो के हवाले से, या इस वक़्त करंट सिनेरियो से अगर हम पैरेलल चलें, रमज़ान आ रहा है उसके हवाले से, स्पेशली सारे लोगों के लिए भी, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और इनफर्टिलिटी कपल्स हैं, उनके लिए जो है वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अभी 25 से शुरू हो जाएगा, तो अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत दे और सबको इतना दे, तौफ़ीक दे कि वो सारे रोज़े रख सकें। लेकिन प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स के लिए मेरा यही मशवरा होगा कि वो ज़रूरी नहीं है, ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल भी उन्होंने ज़रूर रोज़ा रखना है। समटाइम्स उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है एज़ कम्पेयर टू फ़ायदा के, कि जिस हमने आपको बताया कि फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी देख के रखें, और उसमें भी जिस तरह मैंने डाइट की बताया है, और अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट ना करें, एक्सर्शन ना करें, और हाइड्रेट रखें। बेसिकली हाइड्रेट रखेंगी तो उससे उनको प्यास भी नहीं लगेगी और उनको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होंगी। और इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए ये है कि रिगार्डिंग फास्ट तो खैर वो उन्होंने रखना ही रखना है और दे शुड हैव, लेकिन उनको एक फायदा ये भी हो जाएगा कि वजन जब कम होगा और जब उनकी वेट अप टू 5 kg भी कम हो जाता है तो उनकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। सही, 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 सही। अच्छा मैडम, इसके साथ-साथ जो स्ट्रेस है, जो पेशेंट्स जो हैं मेजरली ले लेते हैं अपने ऊपर, ख़ास तौर पे फीमेल पेशेंट्स, क्योंकि इस वक़्त जो कंडीशन चल रही है, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स आर क्वारंटाइन, ठीक है? और एंटीनेटल ओपीडीज़ परफ़ॉर्म नहीं हो रही हैं। तो उन स्ट्रेस पेशेंट के लिए स्ट्रेस लिविंग रिकमेंडेशन आपकी क्या होगी? और उनको क्या इस वक़्त अपनी डेली चीज़ जो है अपनानी चाहिए? क्वारंटाइन के टाइम पे यही है कि आरसीओजी रिकमेंडेशंस भी आई हुई हैं कि खामखा एंटीनेटल के लिए अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है, अनलेस के उनका कोई प्रॉब्लम ना हो तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने उनको टैबलेट्स जो है वही कंटिन्यू रखते हैं, वही आयरन कैल्शियम होती है, उसके लिए इतना इतना परेशान होने से बेहतर यही कि जिस तरह एडवाइस किया गया है कि वो अपने घरों में रहें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर उनको बहुत इमरजेंसी हो या जरूरत है, अनलेस की इमरजेंसी ना हो, उनको जरूरत नहीं है आने की, या से कि अगर उनकी अल्ट्रासाउंड ठीक है, सारा कुछ ठीक है तो इट्स ओके, वो 1-2 महीने तो हम कर सकते हैं, सही, सही। अच्छा उसमें गैप दिया जा सकता है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ-साथ जो एक आप लोग अक्सर मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, तो क्या ऐसी कोई मल्टीविटामिन है जो सहरी में एक प्रेग्नेंट वूमन ड्यूरिंग फास्टिंग ले ले और वो उसको हेल्प करे, जो मेजरली सप्लीमेंट कौन-सी सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए? चिकन चिकन उनको तो आयरन तो मस्ट है, जाहिर है हम आयरन कैल्शियम तो देते ही हैं, साथ ही हम उनको मल्टीविटामिन्स भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं अगर जरूरत पड़ती है। वैसे तो इफ शी इज टेकिंग लाइक फ्रूट और इस तरह की चीजें ले रही है तो फिर तो हम आराम से वो उस पे ठीक रहते हैं, बैलेंस डाइट इज एनफ। बट इफ उसका ये है कि उसकी कुछ मल्टीविटामिन्स का जरूरत है तो सप्लीमेंट्री वो ले भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मतलब नहीं देना या कुछ इस तरह की बात। बट बेस्ट ये है कि डाइट से अपने आप को करे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, सहरी में कैल्शियम और आयरन दोनों की टैबलेट साथ ले या अफ्तार में कैल्शियम ले बिल्कुल भी या बिल्कुल क्या एक, रिकमेंड हाँ, हुँ, हमें हमेशा कैल्शियम एंड आयरन को अलहदा ही लेना चाहिए। हुँ, आयरन अगर सहरी में ले लेती है या कैल्शियम सहरी में लेती है तो फिर अफ्तार में फिर उसका अल्टरनेटिव है। कैल्शियम ले ले, अल्टरनेट ले ले। यस, सही, सही। मैडम बहुत शुक्रिया आपके इस टाइम का, इस वक़्त का। आखिरी में जाते-जाते कोई मैसेज इस वक़्त कोविड के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? बस वही बात है कि स्टे होम, स्टे सेफ। वही बात है कि आप जितना डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना ही बेहतर है आप लोगों के लिए, तो अच्छा है कि आप घर में ही रहें। मैडम आपका बहुत थैंक यू। शुक्रिया वक़्त देने का। इस वक़्त आप करंट जो है वो ओपीडी परफ़ॉर्म कर रही हैं और वी हाँ सैल्यूट यू ऑन बिहाफ ऑफ जेनेक्स फार्मा। और जेनेक्स फार्मा हमेशा से आप लोगों के साथ शाना-बशाना खड़ी है और अपने पेशेंट हेल्थ केयर के हवाले से हमेशा से अवेयरनेस फैलाती रही है। बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉक्टर ग़ज़ाला बशीर हमारे साथ थीं। मैडम बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू।